हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सिंपली लर्न। आज हम लोग यूपीएससी का मंथली मैगजीन रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग दिसंबर मंथ का विजन आईएएस मैगजीन से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। देखिए, पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में विजन आईएएस के मैगजीन में दिसंबर मंथ में पहला आर्टिकल ये है, ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें देखिए जो पार्ट येलो में हाईलाइटेड है ना, वही अपने को प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है पढ़ना, अपने उसी पे ध्यान रखेंगे। बाकी एक्स्ट्रा बात आपकी इच्छा पे आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। पहले इस आर्टिकल में अपने को पढ़ना है कि क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कौन होता है, क्या होता है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये अपने प्रीलिम्स में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बनता है। तो अपने को जानकारी होना चाहिए आर्टिकल 148 टू 151 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीएजी के बारे में बात कर रहा है। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर से उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है ऑफिस में? उनको उसी सेम मैनर में रिमूव किया जा सकता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को। फिर चौथा, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है रैंक वो 9th नंबर पे है। फिर सीएजी का किस टाइप की पावर है, वो अपने पावर और ड्यूटी को उनको प्रिस्क्राइब करता है कौन? पार्लियामेंट। ये 4-5 फैक्ट्स है, ये प्रीलिम्स में सीएजी के बारे में कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी इंसर्ट कर सकता है, इसलिए रेलिवेंट है। उसके बाद एडिशनल बात सीएजी का जानना जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्या, कि सीएजी का प्रेजेंस जो है स्टेट कैपिटल्स में है और उनके अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस होता है वो स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक एडिशनल इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआईज जो होते हैं वो ऑडिट के परव्यू में सीएजी के अंदर आते हैं। सीएजीज एक्ट जो 1971 है उसके अंदर पीआरआई सीएजी के ऑडिट परव्यू में आते हैं, पर अभी तक सीएजी उनका परव्यू ऑडिट नहीं करता है। पीआरआई का ऑडिटिंग का और प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है उसके लिए और दो बात इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 जे, इसके अंदर बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजंस बनाएगा ऐसा किस विषय में, कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट। इसका प्रोविजन कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 243 जे में बोला है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 243 जेड, ये सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सेम प्रोविजन देता है जो पंचायत के लिए 243 जे देता है। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, इससे प्रीलिम्स में इस आर्टिकल से इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पूछ सकता चाहे तो, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन which are ultra wires to the parent act cannot be given any effect। ये तो ऑब्वियसली है, पर एक सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया इसलिए स्टेटमेंट ऐसा एक तो पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, पर अदरवाइज इसके बारे में और कोई जानकारी पूछना मुश्किल है प्रीलिम्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें विजन आईएएस में दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वाली जो बात है इसके अंदर कुछ जानकारी है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में अपने को पता होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? कोई भी सदस्य जो मिनिस्टर नहीं है वो बिल इंट्रोड्यूस करेगा तो बनेगा प्राइवेट मेंबर बिल, और इसका फ्राइडेज को ही इंट्रोडक्शन और डिस्कशन होता है, कैन ओनली बी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका एडमिसिबिलिटी जो है इसका मतलब कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल कोई सदस्य लाता है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ड्यूटी होता है उसको समझना कि उसको एडमिसिबल किया जाए कि नहीं एडमिसिबल किया जाए, उनका पावर है। फिर आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक्ट नहीं बना है 1970 से। देखिए, बिल्कुल प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है ये पूरा बॉक्स से, इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका आर्टिकल का दूसरा पार्ट जो एग्जाम पूछा जा सकता है वो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 324 जो बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपरिटेंडेंस कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ इंडिया के लिए सुप्रीम पावर देता है। तो उसके बारे में आर्टिकल 324, और वो एडमिनिस्टर करने के लिए इलेक्शंस इन द यूनियन एंड स्टेट। फिर कौन कौन सा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर कर सकता है, उसमें लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कई लोग एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे इजी है पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर क्या है, इलेक्शन कमीशन का एक एक्ट है, इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट। ये 1991 में हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो टेनर है वो 6 ईयर्स है, या फिर एज ऑफ 65 जो भी अर्ली हो। देखिए, फैक्चुअल बात आपको पता होना चाहिए। कई बार उन्होंने बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेनर इतना है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं, इस एक्ट के अंदर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर पार्लियामेंट को एम्पावर किया और पार्लियामेंट में ये लॉ लागू किया जिसके अंदर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेनर के बारे में जानकारी दी है। तो उनका स्टेटस जो है, सैलरीज है, पर्क्स है, वो सिमिलर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट जज को अवेलेबल है, ऐसा सेम है उनका। फिर सीएसी का जो सिक्योरिटी ऑफ टेनर है वो उनको दिया गया है, ये प्रीलिम का स्टूडेंट बिल्कुल बन सकता है। उनको ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको रिमूव तभी किया जा सकता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसका एक प्रोसेस होता है रिमूवल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे वो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछेगा नहीं, पर ये जानकारी पूछ सकता है।
तो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो वेरिड नहीं कह सकता उनके डिसएडवांटेज के लिए उनके अपॉइंटमेंट का बात। देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, कई सारे अपॉइंटमेंट और जनरल में दिया है, पर जानकारी आपको सीसी के बारे में वो होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर है, उनको तभी रिमूव किया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा उनको रिकमेंड करे। तो ये एक और जानकारी आपको होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं तो बता रहा है कि आर्टिकल 324(2) के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है अपॉइंट करने के लिए सीसी और ईसी को। आपको पूछा कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर। फिर उसके बाद एक और प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम नंबर ऑफ कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपने को होने चाहिए एक्सेप्ट सीसी, वो भी प्रेसिडेंट बता सकता है। तो देखिए ये जितने स्टेटमेंट्स 5 या 6 स्टेटमेंट हुए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जो ऑब्वियसली आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा ये लोगों ने, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहीं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी गलत एरिया नहीं है पढ़ने के लिए। बस इतना सा रिवाइज कर लोगे आप एक बार तो आपका प्रीलिम्स के लिए इलेक्शन कमीशन का सवाल जो बन सकता है आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट्स, ये जो न्यूज इन शॉर्ट्स वाला पार्ट है विजन आईएएस का, ये डायरेक्टली इनका पर्पस यही है कि प्रीलिम्स को एड्रेस करता है। प्रीलिम्स संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इसमें मिल सकती है। पहला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स क्या होता है? ये वो अवार्ड होता है जो ऑनर करता है इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, किनके? गवर्नमेंट के, सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज के, जो डिजिटल इंडिया मिशन को, विजन को रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये अवार्ड कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये अवार्ड कंडक्ट कराता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अवार्ड जो है किसको मिला? डेटा स्मार्ट सिटीज को मिला। डेटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव क्या है आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका 3 प्रोंग अप्रोच है, पीपल प्रोसेस प्लेटफॉर्म, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये कुछ बातें आपको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के बारे में होना चाहिए। फिर एक बात भी है, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, उसको प्लैटिनम आइकन मिला इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये एक एक्स्ट्रा बात है, करंट अफेयर्स का भी तो ऑब्वियसली है ही, पर ये इतना 3-4 फैक्ट्स आपको पता होगा तो इससे ज्यादा एग्जाम में इसके नहीं पूछेगा। ये सब बाकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब जानकारी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में आपको समझना होगा, 50 साल उसका पूरा हो गया, ये अपने आप एक स्टेटमेंट बन सकता है। उसके डेवलपमेंट के 8 पिलर्स हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट बन सकता है। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक गृह प्रवेश प्रोग्राम इनॉग्रेट किया त्रिपुरा में, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर अदर इनिशिएटिव्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चल रहे हैं उसका जानकारी आपको बेसिकली होना चाहिए। एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, एंड देन वी हैव पीएम डिवाइन। ये तो नाम आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन। फिर ढोला सदिया ब्रिज, ये ब्रिज कहाँ का भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। ये कंट्रीज का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो लोहित रिवर पे है आसाम में, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसके बारे में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड, अगरतला से अकूरा रेल प्रोजेक्ट जो है, ये एक और रेल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जानकारी आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एनईसी कब स्टैब्लिश हुआ था? 50 साल हो गया तो 1972 में हुआ था। इसलिए नोडल एजेंसी था एनईसी। किस चीज का नोडल एजेंसी था? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर सेकंड, इसका एक अलग मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम मिनिस्ट्री। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एनईसी के बारे में कुछ 5-6 स्टेटमेंट जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर देखिए एक महाराष्ट्र कर्नाटका का इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बनना ऐसा नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसमें महाजन कमीशन के बारे में बोला गया है। ये मैच द कॉलम में या इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है, महाजन कमीशन किस बारे में है, तो इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये बेलागवी एक रीजन जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, माने महाराष्ट्र कर्नाटका, इसमें अभी किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट। ये बेसिक जानकारी आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अब देखिए प्रोबिटी पोर्टल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो मेंस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, उसको एथिक्स में यूज कर सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे, पर अदरवाइज भी प्रीलिम्स में इसको लिखा हुआ है। प्रोबिटी पोर्टल, रिवैम्प पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। बस ये एक खास स्टेटमेंट है कि किस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, और 2017 में लॉन्च किया गया था कैप्चर डेटा करने के लिए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर ये कुछ एडिशनल बात है, ये ध्यान नहीं भी रहेगा, इतना ही बात ध्यान रहेगा तो भी इसका प्रीलिम का क्वेश्चन यदि आप बनता है तब इजीली आंसर कर पाओगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और इंडिया का नॉर्म्स एक इनिशिएटिव है जो इंडिया प्रपोज किया था जब वो यूएनएससी के मेंबरशिप के लिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स इज बेसिकली न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। ये अप्रोच है इंडिया का यूएनएससी में जब प्रेसिडेंटशिप के लिए, सॉरी, मेंबरशिप के लिए इंडिया ने
कैंपेन स्टार्ट किया था, तब इंडिया ने ये प्रपोज किया था कि इंडिया ये फिलोसॉफी को, ये रिफॉर्म्स को, ये पॉलिसी को फॉलो करेगा इन देयर मेंबरशिप। ठीक है, अब ये हो गया एक बात, नॉर्म्स क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। पहले पूछेगा यूएनएससी क्या है। यूएनएससी एक प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है, यूएन का। किसका? यूएन का। वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाता है, इम्पोज करता है बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस किस पे? 193 के यूएन जो मेंबर स्टेट्स है 193 उन पे। और किस लिए? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हो गया यूएनएससी के बारे में, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है, उनका नाम पता होना चाहिए। 5 P5 कौन कौन है। तो इसका 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि हर 2 साल में नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि अगर इंडिया 2021 से 2023 तक मेंबर था, अब 23 से 25 में इंडिया मेंबर नहीं बन सकता। 2 साल के लिए नॉन कंजिक्यूटिव मेंबर्स, नॉट अफोर्डेड वीटो पावर। इन जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनको वीटो पावर नहीं मिलता, बट P5 को वीटो पावर मिलता है। ये अवेयरनेस होना चाहिए। फिर काउंसिल का प्रेसिडेंसी कैसे डिसाइड होता है? ईच मेंबर जो होते हैं, जो 15 मेंबर है, पर मंथ ऑन अ मंथ बेसिस इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको प्रेसिडेंसी दिया जाता है। इंडिया को 2 बार मिला था यूएनएससी के टाइम पे। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको यूएनएससी कैसे मैनेज करती है, उसका बेसिक प्रोसेस बताया गया है। और पीस कीपिंग का मेजर रोल रहा है इस दौरान, इसका जानकारी दिया गया। ये बेसिक आपको प्रीलिम्स के बारे में यूएनएससी के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, जिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। कई बार क्या होगा ना, सेम यूएनएससी का चीज लिख के आपको लिख देगा यूनेस्को, ऐसा लिख के दे देगा, तो आपको पता है ये गलत है, ये तो यूएनएससी का जानकारी है। तो इससे आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल G20 बाली डिक्लेरेशन। G20 का जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में, बाली के अंदर, वहां पे बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ। अब इसमें दो, इस आर्टिकल में 2 जानकारी इंपॉर्टेंट है। पहला, G20 के बारे में जितने सारे रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड, बाली डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो बाली डिक्लेरेशन बिकॉज साइन हुआ था G20 समिट में, 17th G20 समिट में बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसके की हाईलाइट्स में 2-3 बातें जो जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कमिटमेंट उन लोग ने किया, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या होता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये भी उन्होंने डिसाइड किया करेंगे। फिर पैंडेमिक फंड क्या होता है जो वर्ल्ड बैंक ने होस्ट किया, उसके बारे में। ये सब क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ से पूछ रहा है अगर आप ये सब पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो। उसके बाद देखिए, ये वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट फॉर रिफॉर्म्स वाला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इट इज G20। अब G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। G20 कंट्रीज कौन कौन से? 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, सारे मेंबर कंट्री का नाम आपको कोई ना कोई एब्रीवेशन के थ्रू होना चाहिए। ऐसे एब्रीवेशन अगर आपको नहीं पता या आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद देखिए, इसमें और 2 जानकारी होना चाहिए। G20 के बारे में तो कंट्रीज का नाम हो गया। फिर सेकंड, कब फाउंडेड हुआ था? 1999। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1999। ठीक है, डिस्कस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। इसका एनुअल समिट होता है, वो सब तो मामूली बात है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कोई नहीं है G20 का। ये एक बहुत ही कम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो आपको इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। फिर ट्रोइका, ट्रोइका क्या एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू समझ लीजिए फॉर्मर प्रेसिडेंट G20 के, करंट प्रेसिडेंट और जो आने वाले प्रेसिडेंट है, इनके बीच में ट्रोइका बनता है। इन लोग दूसरे को हेल्प करते हैं ट्रोइका बना के प्रेसिडेंसी को लीड करने में। तो इंडिया अभी G2023 में G20 का प्रेसिडेंट बना, उसके पहले इंडोनेशिया था, उसके बाद ब्राजील बनेगा 2024 में। तो ये जानकारी आपको बेसिकली होना चाहिए। फिर देखिए, एक और बात है कि G20 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक होता है, तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस G20 कुछ डेटा है, देखिए ये चांसेस कम है कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे, ये आपको मेंस में ज्यादातर यूज आएगा, पर ये जानकारी होना चाहिए। कभी प्रीलिम्स में गलती से पूछ दिया तो आपको बेसिक सेंस होना चाहिए। G20 प्रायोरिटीज, इसका पूछना चांसेस कम है, पर इसमें 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा G20 प्रायोरिटीज में आता है कि नहीं आता है। वेरी लेस चांस टू बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, बट अगर अवेयरनेस है तो कोई बुरी बात नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी जो 23 में इंडिया लिया है, जिसको जिसको इंडिया को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है ग्लोबली दिखाने के लिए अपने G20 प्रेसिडेंसी को, इस पे एक डेफिनेटली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पहले इसका थीम क्या है। थीम है सिंपल, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एकदम सिंपल है, ये तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। उसके बाद एक वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ ऑन प्लेनेट ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ स्टाइल जो इंडिया प्रपोज करता है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये थीम इसको अफर्म करता है। ये 2 प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बात। तो उसके नेक्स्ट आर्टिकल में आता है बीमस्टेक। बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये बीमस्टेक एक और साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशिया का कन्वर्जेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन है बीमस्टेक, जिसमें बेसिकली सार्क माइनस पाकिस्तान अगर कर दो, लगभग मैटर वही आ जाता है। म्यांमार एक एक्स्ट्रा कंट्री है, तो साउथ ईस्ट इंडिया की तरफ इंडिया को कनेक्ट करता है।
म्यांमार, थाईलैंड, ये 2 लिंकेज है साउथ ईस्ट एशिया का, अदरवाइज सार्क से सारा मिलता जुलता कंट्री है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, 7 मेंबर कंट्रीज हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बिमटेक के ये कुछ फैक्ट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिमटेक में 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जीडीपी इतना है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स, 6 फोकस एरियाज, ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है बट वेरी लेस इंपॉर्टेंट, खाली मेंबर कंट्रीज का नाम जानना ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर के बारे में लोग पूछ सकते हैं, अगर हेडक्वार्टर के बारे में अवेयरनेस चाहिए तो वो सब छोटा मोटा जानकारी आप पढ़ सकते हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना है एग्जाम में। फिर इंडिया, यूएसए, चाइना का ट्रायंगल, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास, आपको ऐसे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे जिनका आपको अवेयरनेस होना चाहिए किस कंट्री के बीच में हो रहा है। तो युद्ध अभ्यास जो है ये किसके बीच में हो रहा है, इंडिया यूएस मिलिट्री के बीच में हो रहा है, ये एक अवेयरनेस हो गया, ये एक प्रीलिम क्वेश्चन बन गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1993 एग्रीमेंट और 1996 एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, बिकॉज इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट अभी रनिंग है, सेकंड में धीरे धीरे चलता रहता है, कभी भी जाग जाता है। तो कुछ एग्रीमेंट्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, येलो मैंने कर दिया इसलिए क्योंकि वो प्रीलिम्स का 4 स्टेटमेंट डायरेक्टली बना के दे देगा, कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, तो इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, इसका चांसेस ज्यादा पूछने का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है वो कैसे अभी प्रोग्रेस किया है, उसके रिलेटेड कुछ प्रीलिम क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूएस ने इंडिया को डेजिग्नेट किया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आ सकता है। फिर इंडिया को उन्होंने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन ईयर स्टेटस 1 में अपग्रेड कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये 2 बातें। फिर इंडिया और यूएस में 4 डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए थे, कौन कौन से, जीएसओमिया, लेमोआ, सिस्मोआ और बेका, ये चारों के फुल फॉर्म है। इनके बारे में अगले आर्टिकल में थोड़ा सा 1-1, 2-2 लाइनर्स भी दिया है कि इनका क्या फंक्शन है, तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन में ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी बनेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, देखिए इंडिया और चाइना जो है कहाँ कन्वर्ज करता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रिक्स में। ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों मेंबर्स हैं। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जो है ये 2017 में परमानेंट मेंबर बने, 2017 में। अभी ईरान का भी चांसेस है एससीओ ज्वाइन करने का, ऐसा चांसेस दिख रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई इंटरनेशनल रिलेशन में जो संबंधित एग्जाम के इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। फिर सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर क्या होता है, स्मार्ट पावर क्या होता है और सॉफ्ट पावर क्या होता है, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन है, इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस होना चाहिए। प्रीलिम्स अपने जानते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, उसमें व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए ये है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है, उसके तहत चाइना 4th रैंक करता है और इंडिया 29th रैंक करता है सॉफ्ट पावर में, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में। तो ये इंडेक्स के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए मेंस में ज्यादा रिलेवेंट है, पर यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर उसको चमकाने के लिए हार्ड क्वेश्चन देना हो तो पूछ देगा कि सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है कौन निकालता है। फिर न्यूज इन शॉर्ट्स, अब न्यूज इन शॉर्ट्स में देखिए कुछ कुछ आपको समझना होगा, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एग्रीमेंट्स, इनके बारे में ज्यादातर आर्टिकल होते हैं, इनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपको दिया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, अब ये कमीशन है यूनाइटेड नेशन का जो स्टेटस ऑफ वुमेन पे डील करता है। अब ये क्या करता है, इकोसॉक ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन, इसमें ईरान को रिमूव करना था CHW से, ये होगा करंट अफेयर, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको। फिर सेकंड क्या पूछा जाता है, CHW के बारे में, ये क्या है, ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ये प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करता है, एक बात ये हो गया। फिर सेकंड कैसे स्टैब्लिश हुआ था, इकोसॉक ने, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन ने 1946 में इसको स्टैब्लिश किया था। ये क्या काम करता है, लीडिंग रोल प्ले करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन, ये बीजिंग डिक्लेरेशन आपसे पूछ देगा एग्जाम में, व्हाट इज बीजिंग डिक्लेरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन्स रिलेटेड वाला बात करता है। एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये 2 लीडिंग रोल प्ले करता है, कौन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। उसके बाद क्या है, 1 रिप्रेजेंटेटिव इस ग्रुप में हमेशा होते हैं 45 मेंबर स्टेट से, जिन्हें इकोसॉक इलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सब कभी पूछे जा सकते हैं। इंडिया इलेक्ट हुआ था CHW में 2021 से 2025 के टर्म में, माने इंडिया भी मेंबर है CHW का, ये आपको बिल्कुल प्रिंसिपल स्टेटमेंट आ सकता है। नाउ देखिए अगला आर्टिकल क्या है, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट एक्टा, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टाइप का कुछ है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो इनकरेज एंड इंप्रूव करता है ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। जितने भी टैरिफ लाइन्स होते हैं, टैरिफ लाइन्स माने कोई एक आइटम का टैरिफ लाइन होगा, वैसे कई आइटम के टैरिफ लाइन होंगे जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते होंगे, उनमें कंसेशंस दिया जाएगा इन वेरियस वेज, वो होगा टैरिफ लाइन्स पे एक्टा एग्रीमेंट का की पर्पस, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक को लिंक कर रहे हैं ताकि हम लोग फालतू के चार्जेस या ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी आर कनेक्टेड इकोनॉमिकली इन अ वे थ्रू दिस एग्रीमेंट, ये पर्पस होता है।
तो इसके बारे में एक्टा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, बस इतना सवाल। उसके बाद एक्टा के कुछ की फीचर्स है जिसमें कुछ पार्ट हाईलाइट किया, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, रूल ऑफ ऑरिजिन, ये सब 3-4 छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स में आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट आ सकता है। फिर देखिए यूएस का एक एक्ट है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, NDAA। इसके बारे में बस ये नाम फुल फॉर्म पता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका की पर्पस क्या है, वाइटल नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज ऑफ यूएसए इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना, रशिया एंड डिसेप्टिव टेक्नोलॉजीज। बस इतना दो स्टेटमेंट जानकारी है, बाकी आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये देखिए ये वो लिया हुआ है इंडिया यूएस एग्रीमेंट, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है अबाउट द इंडिया यूएस जो 4 डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो अगर आपको डिटेल नहीं पता तो यहाँ से रीड कर सकते हो चारों एग्रीमेंट के बारे में, पर ये आपको चारों रटे होने चाहिए एकदम क्लियर कट, एक शब्द भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। नहीं बना तो इंडिया और यूएस रिलेशन जब भी आएगा 4 एग्रीमेंट आपको लिखना ही। तो देखिए सार्क का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक होता है, 2012 में स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सार्क का क्या है। ठीक है, अभी मालदीव के संग रिसेंटली आरबीआई ने साइन किया अंडर दिस एग्रीमेंट। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, जो कंट्री है क्या एग्रीमेंट करती है, सीएसए के बारे में बताया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में जानकारी दिया है, फिर कैसे करेंसी एक्सचेंज होता है और ड्रॉज किसके अंदर होता है। 4 करेंसी के अंदर ड्रॉज होता है, यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपी। सॉरी 3 करेंसी के अंदर ड्रॉज होता है, इनका नाम को पता होना चाहिए। अब लूसोफोन कंट्री, लूसोफोन बेसिकली पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्री जो होता है, लूसोफोन वर्ल्ड एक होता है जिसमें पोर्टुगीज स्पीकिंग वर्ल्ड कंट्री जो है, जो जिस कंट्री में पोर्टुगीज जैसा भाषा बोला जाता है उसको लूसोफोन कंट्री या लूसोफोन वर्ल्ड बोला जाता है। अभी इंडिया ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल गोवा के अंदर, बिकॉज आपको पता होगा गोवा जो है 1961 तक पोर्टुगीज के अंडर था, 1510 से लेके काफी लंबे समय के लिए। तो वहां पे काफी पोर्टुगीज पॉपुलेशन है, नॉट डायरेक्टली बट हाँ देयर सक्सेसर्स, दे आर सक्सेसर ऑफ पोर्टुगीज पीपल। उनके फैमिली में एटलीस्ट 1 या 2% जो है फैमिली के वो पोर्टुगल से रिलेशन रखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए इंडिया का लूसोफोन कंट्रीज के संग। फिर सीपीएलपी क्या होता है, एक मल्टीलेटरल फोरम है। पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज कितने सारे हैं, 9 कंट्री हैं, 4 कॉन्टिनेंट में बटे हुए हैं। तो ये बेसिक प्रीलिम्स फैक्ट है, डेफिनेटली पूछा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। फिर पेरिस क्लब क्या होता है, पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर्स का, जो कोऑर्डिनेटेड वे में सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड करता है पेमेंट डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। 1956 में ग्रुप बना था, इसके अंदर 22 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, जापान भी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एडहॉक पार्टिसिपेंट। इंडिया कभी कभी अचानक से पार्टिसिपेंट्स को बना लिया जाता है, अदरवाइज मेंबर नहीं। ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए पेरिस क्लब के बारे में, क्योंकि नाम से ही गेस नहीं कर पाओगे पेरिस क्लब क्या है। तो इकोनॉमिक सेक्शन में पहला आर्टिकल है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। ठीक है, एनपीए के ऊपर प्रीलिम्स में भी और मेंस में गारंटी के क्वेश्चन बनता है हर बार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस वाले आर्टिकल को सीरियसली पढ़ने का। इसमें देखिए जानकारी क्या है कि आरबीआई का एक रिपोर्ट आया पहले। तो रिपोर्ट क्या था, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन निकालता है, आरबीआई निकालता है। इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया, बताया गया कि ग्रॉस एनपीएस जो है, जिसको जीएनपी भी बोलते हैं, वो 5% घटा है 2017-18 में, जो 9% हो गया था। ये गुड ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। आपको एक तो ये अवेयरनेस होना चाहिए, पहले रिपोर्ट कौन निकाला और किसी का रिपोर्ट है। देन सेकंड, बैंक और एनपी के बारे में डेफिनेशन है, बैंक क्या होता है ये हल्का रीड कीजिए। कई बार ऐसे यूपीएससी में स्टेटमेंट आ जाता है व्हाट इज दिस, जैसे नेशन स्टेट क्या होता है, तो उसमें ये डेफिनेशन भी एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि बैंक क्या होता है। 4 स्टेटमेंट दे दिया, बताइए क्या सही है क्या गलत। तो इस हिसाब से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये है कि एनपीए क्या होता है, एनपीए लोन एडवांस होता है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है ओवर ड्यू हो गया 90 दिन से ज्यादा, तो वो एनपीए कन्वर्ट हो जाता है। ये जानकारी सेकंड इंपॉर्टेंट। फिर एग्रीकल्चरल लोन के लिए एनपीए क्या क्राइटेरिया है, 2 क्रॉप सीजन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, और 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ये आपको कंडीशन अवेयरनेस होना चाहिए। इनफैक्ट ये एनपीए के ऊपर अपने आप में प्रिंस का एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अब देखिए सेकंड जानकारी क्या है, बैंक एसेट और एनपीए क्या होता है। यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एनपीए दिया है, इनका नाम पढ़ लीजिए। लॉस एसेट्स क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स क्या होता है। इनके बारे में डेफिनेशन में कुछ टाइम पीरियड का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया खाली आपको अवेयरनेस होना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं हो। अब एसेट्स ऑफ बैंक क्या होता है, ये जानकारी का पूछ देता है, बैंक का एसेट और लायबिलिटी क्या, एक बार इनफैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए ये भी आपको बेसिकली ये डायग्राम में जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको एक बार रीड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, देखिए इस पेज में और कोई रिलेवेंट और पढ़ने का है नहीं। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है डिजिटल लेंडिंग। आपको पता होगा डिजिटल लेंडिंग क्यों इतना इशू है, क्योंकि कई सारे फर्जी कंपनी भी निकल गए हैं, या फिर ऐसी कंपनियां जो लोगों को डिजिटली मनी लेंड इजीली कर देती है, फिर उनको हैरेस करने लगती है। ठीक है, तो आरबीआई को काफी दिन से ऑब्जर्व किया, उसके बाद डिजिटल लेंडिंग पे गाइडलाइन निकाला। उस टाइम ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने को खाली ये वाला डायग्राम देखना है कि डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, व्हाट इज इट, कि कौन फैसिलिटेट करता है, कैसे फैसिलिटेट होता है, फिर उसके बाद डीएलएस क्या होते हैं। बस इतना ही आपको जानकारी होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा।
तो देखिए इसका एप्लीकेबिलिटी पे एक बात है कि जो गाइडलाइन आरबीआई निकाला है, जिसके कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल लेंडिंग के लिए, वो किन पे एप्लीकेबल है। ये 5 जन एप्लीकेबिलिटी के लिए बताया है कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि अपने आप में प्रीलिम का स्टेटमेंट बन सकता है। एक कई प्रोविजन पढ़ने का नहीं है। देन दिस एक रिलेटेड न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने रिवाइज कर दिया सिक्योरिटी ऑथराइजेशन गाइडलाइंस को। इसके बारे में भी कुछ 2 स्टेटमेंट मैंने हाइलाइट किए हैं, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इनपे भी स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स में। और देखिए थर्ड आर्टिकल है रीकैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक। देखिए अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक और कोऑपरेटिव्स एज सच पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बिकॉज़ कोऑपरेटिव्स में एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हम लोगों ने नया बनाया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पे डील करती है। ऊपर से अर्बन कोऑपरेटिव्स में पिछले 4-5 सालों में 2-3 बड़े गड़बड़ हो गए, जिसके कारण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा खतरे में आ गया था। तो उनपे स्क्रूटिनी थोड़ा बेटर करने के लिए, ईज़ ऑफ फंक्शनिंग बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस और प्रोविजंस बनाए, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। तो उसमें से एक फ्रेमवर्क ये है कि 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया अभी यूसीबी की क्लासिफिकेशन के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए। तो ये रहा वो कैटेगराइजेशन का चार्ट। आपको ये चार्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए, ये अपने आप प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है। उसके बाद ये फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है। एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एनएस विश्वनाथन। ये एक स्टेटमेंट बन सकता है बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो ऐसे येलो की एक दो बात है जो इस फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं, वो आप बस रीड कर लीजिए एक बार, आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसके बाद अदर रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे अब आरबीआई ने और भी इस प्रोविजन के अंदर और भी कुछ बदलाव किए। एक नेटवर्क संबंधित कि अब फॉर टियर 1 के जो अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक है, इसी तरह अदर टियर के जो अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक है, उनमें नेट वर्थ का क्या क्राइटेरिया है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियोज, ये क्या होता है, सीआरएआर, ये इनका क्या क्राइटेरिया है, इनका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सीआरएआर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, वेरी इजी। देन फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड यूसीबीज के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये तीनों क्राइटेरिया स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा कि आरबीआई के टियर 1 जो अर्बन कोऑपरेटिव्स है उनके लिए क्या न्यू क्राइटेरिया है। उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, 2 सही होगा 2 गलत होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही कौन सा गलत है, आपको नहीं पता चलेगा। सिलेक्शन टाइप का होता है कि 2 कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए रीड करना इंपॉर्टेंट है। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव्स का, यूनिवर्सल नेशनल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, इनके बारे में ब्रीफ कंपैरिजन दिया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका क्या होता है, ब्रांच के ऊपर क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, एरिया का फंडा क्या, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट क्या, इनके अंदर इनको शेड्यूल आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा, क्या क्राइटेरिया है। तो ये पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे ये सब जो हैं माना इतने न्यूज़ में नहीं है, बट ये इनसे कभी भी अच्छा सा क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी कोई भी पैरामीटर लेके। इसलिए इकोनॉमी के टर्म में ये वाला पार्ट पढ़ना जरूरी है। और इनफैक्ट ये भी है ना कि देखिए इकोनॉमी, साइंस, हाईटेक एंड एनवायरमेंट, ये तीनों से मैक्सिमम करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, जो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। कई बार फुल क्वेश्चन ना भी बने ना, तो करंट अफेयर एक या दो स्टूडेंट ऐसे डाल देगा तो आपको पता नहीं होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उस अंडरस्टैंडिंग से सब बातें देखनी है, तो मन लगा के पढ़ना है इकोनॉमी वाला पार्ट। फिर कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक, इनके बारे में हल्का डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को अवेयरनेस होगा, जिनको नहीं है उनके लिए मैंने हाईलाइट किया अलावा, ये आपको रीड करना है। तो स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर दिया हुआ। तो देखिए इस पेज में और कुछ नहीं है। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जिनके ऊपर बिल लाया गया 2022 के अंदर, अमेंडमेंट बिल था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको पता है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग इंडिया में कौन कौन से हैं। जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं, वैसे ही आपको देखने में मिलेगा प्राइम ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। इनके नाम और इनके बारे में की फीचर आपको इसी डायग्राम में मिल जाएगा। आपको रीड करके सेल्फ के लिए एक शॉर्टकट बना लेना, जिससे आपको कीवर्ड से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या आपको याद रहेगा। फिर इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये आर्टिकल है कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। अब देखिए आपको पता होगा गूगल, अमेजन, ये सब काफी न्यूज में रहे कंपटीशन लॉ के संबंधित में, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप के लिए, अपने अपने प्रैक्टिसेस के लिए। तो आपको बेसिकली समझना कंपटीशन क्या है, बेसिक डिफरेंस सबको पता होगा, स्टैटिक जो इकोनॉमी पढ़ा नहीं पता तो इससे पढ़ सकते हैं कंपटीशन क्या है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 टाइप मेन टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या क्या होते हैं, इनमें ये डिटेल दिया है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो अवेयरनेस के लिए, ठीक है। देखिए ये सब फंडामेंटल बातें हैं, ये सब इकोनॉमिक स्टैटिक्स में पढ़ते हो, पर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मौका है, यहीं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कभी बन सकता है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। फिर ये सब बात और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में एक और जानकारी है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनक्लैट जो होता है, इसके बारे में हल्का जानकारी दिया कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर बना गया था। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गिवे डायरेक्शंस ऑर्डर्स और फाइंडिंग्स पे अपील सुनता है, अगर किसी को गलत लगता है तो। ये एक्स पोस्ट अप्रोच फॉलो करता है और ये पेनलाइज करता है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को। तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के बारे में ना हल्का लोग कंफ्यूज है, और कुछ कुछ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स लास्ट ईयर बंद कर दिए गए थे। आपको कंफ्यूजन ना हो इस कारण से आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में खासकर कोई स्टेटमेंट आता है तो बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल नहीं है, इसको हटा दीजिए। अगला आर्टिकल है लैंड टाइटलिंग। टाइटलिंग, ठीक है ना, लैंड का टाइटलिंग, लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर जानकारी है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मॉडल कंक्लूसिव
एक लैंड टाइटलिंग एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके संदर्भ में जानकारी। इसके बारे में पहले बताया कि लैंड टाइटलिंग क्या होता है, वो आपको समझना है, बेसिक जानकारी। इसका की फीचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने है, उन्होंने एक प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर सजेस्ट किया था, जिससे कि क्रिटिकल गुड्स जो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनके बारे में आपको मॉनिटर कर सको, ताकि कभी भी उस गुड्स का कमी या बहुत ज़्यादा इन्फ्लो ना हो जाए जो मार्केट को हैम्पर कर सकता है। तो इसके बारे में जानकारी है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और क्या पर्पज है, दैट्स इट, नथिंग मच। फिर देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स के अंदर आपने को इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दिया है, जो कौन बनाया है, वीबॉक्स, एआईसीटीई और सीआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये और कुछ मिलके ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, जिसका नाम है इंडियन स्किल्स रिपोर्ट। उसके कुछ हाईलाइट्स वाले बात है, आप पढ़ सकते हो, पर ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछने लायक बात नहीं है। कई बार ऐसे इसमें स्टेटमेंट बन सकता है कि स्टेडीली इंडिया में एम्प्लॉयमेंट घटा या बढ़ा, उस हिसाब से आप ये हल्का रीड कर सकते हो, बट मेनली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कौन निकालता है। फिर देखिए दूसरा आर्टिकल ये है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। आपको पता होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक कमेटी है पार्लियामेंट की, जो बहुत पुरानी कमेटी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बातचीत हुआ तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन में आया। अब ये पीएफएमएस क्या है, ये कब इंट्रोड्यूस किया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सबकी पर्पस क्या है, ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट से पता होना चाहिए, जो हाईलाइट किया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जीएसटी काउंसिल का 40th मीटिंग हुआ। तो जीएसटी काउंसिल क्या है उसके बारे में जानकारी यहाँ हाईलाइट किया, वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटिक पार्ट है। अगर आप पहले पढ़ लियो तो यहाँ स्किप कर सकते हो, बट इतना अवेयरनेस कम से कम होना चाहिए। तो क्या की मेजर्स लिए गए, ठीक है ना, डीक्रिमिनलाइज किया गया जीएसटी ऑफेंस को, डबलिंग किया गया थ्रेशोल्ड टैक्स अमाउंट को, फिर रिड्यूस जीएसटी किया गया हस्क ऑफ पल्सेस पे, पल्स अगर दाल है तो जो हस्क होता है उस पर जीएसटी को कम किया गया, और फिर इथाइल अल्कोहल के भी जीएसटी को कम किया गया। और टैक्सेशन, टोबैको, गुटखा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज एंड हॉर्स रेसिंग एंड ट्रिब्यूनल, इनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछ देता है प्रीलिम्स में कि इनमें से किस पे जीएसटी लगता है, तो आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, आपको नहीं पता होगा तो गुमराह हो जाओगे। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, तो इसलिए सब बेसिक अवेयरनेस आपको होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, सेस के ऊपर बात किया गया। सेस क्या होता है, एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे मान लिया हम बोले कि ग्रीन ग्रीन सेस ले रहे हैं, तो हम ग्रीन पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे, तो उसका अनयूजेबिलिटी या उसका यूज अभी तक नहीं हुआ है, उसके ऊपर कई सारा प्रॉब्लम आया था, जिस सीएजी ने भी कई अपने ओपिनियन दिए थे। तो सेस के बारे में जो प्रीलिम संबंधी इंपॉर्टेंट बात है, वो इसी आर्टिकल में दिया, आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेस के बारे में बताया गया, उसमें से ये सेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एसेस लीवी। ये किसके अंदर आता है, आपको पता होगा ट्राई के अंदर एक रेगुलेशन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसमें जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको ये टैक्सेस देना पड़ता है फॉर सर्विसेज। तो ये मिलके बाद में जाके कंट्री के अंदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, यही फंड से। तो इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए हल्का सेस के बारे में। फिर बैंक एश्योरेंस, देखिए बैंक एश्योरेंस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इट्स बेसिकली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एक नॉर्म्स बैंक एश्योरेंस के बारे में। बैंक एश्योरेंस एक अरेंजमेंट है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जो अलाउ करती है इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैंक्स के क्लाइंट बेस पे। दिस इज द मेथड, एक अप्रोच है बेसिकली जिस तरह से काम करती है। तो कोई अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में, कभी एक स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। फिर वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ है, नॉट डायरेक्टली एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, मेंस में इंपॉर्टेंट होगा, इधर पूछने लायक डायरेक्ट मुद्दा नहीं है, तो तुमने करेक्टली उसको स्किप करेंगे। फिर अगला आर्टिकल है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, जो कि आईएलओ निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। उसका ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, ये पूछ सकता है कौन सा संस्था निकालता है पहला। तो उसमें क्या की हाईलाइट्स है इंडिया संबंधित, उसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना चाहिए। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, देखिए एक इंटरनेशनल लॉ होता है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये रहा। यूएन क्लॉज के अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक टेरिटरी होता है, एक रीजन होता है पानी के अंदर, जो कि टेरिटोरियल सी से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, वो वाले एरिया को ईजी बोलते हैं। इस पे उस जिस टेरिटोरियल बाउंड्री का हम लोग बात कर रहे हैं, उस पे उसका एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स को डील करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का। दैट इज वाई ईजी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बारे में कोई एग्जाम में संबंधित इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ दिया हुआ, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको रीड कीजिए डेफिनेटली। फिर है किरित पारिक पैनल ऑन गैस एंड प्राइसेस। अरे आपको इतना पता होना चाहिए, किरित पारिक के पैनल बना था किस पे, गैस प्राइस के ऊपर बना था बस, बाकी नहीं पता चलेगा, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर एग्जाम पूछ दिया तो आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अर्बन रिजुविनेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ जो होता है, उसने कुछ इनिशिएटिव निकाले। एक सिटी फाइनेंस रैंकिंग निकाला, एक सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन निकाला। इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट किया है, ये एग्जाम में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है इसके ऊपर, तो ये वाला आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, इसको रीड कीजिए स्टाइल से। नाउ सेकंड इज दैट U20 अर्बन 20 क्या है, बेसिकली G20 के अंदर, G20 इंडिया ने प्रेसिडेंसी गेन किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको मैं प्यार से महुआ बोलता हूँ, उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया U20, इसके अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सिटीज क्या क्या फैसिलिटेट कर रही है, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। तो आपको बस U20 क्या होता है इतना पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर टाइम है तो उसको रीड कर लेंगे। फिर एक स्वामी फंड होता है,
स्वामी फंड। और स्वामी का फुल फॉर्म क्या होता है ये यहाँ गिवन है। तो स्वामी फंड का यूज क्या है ये हल्का बताया गया हाईलाइट करके, प्रीलिम्स में बॉन्ड बन सकता है, इसलिए रीड करना जरूरी है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल नॉट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिप। ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्टार्टअप पे पूरे वर्ल्ड का फोकस है, क्योंकि दे आर द ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी इन अ वे, जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फ्यूचर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो इनको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड काम कर रहा है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और इंडिया खुद भी जोर है स्टार्टअप्स पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसके बारे में बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एविएशन सेफ्टी रैंकिंग से एक रैंकिंग आता है, वो एक संस्था निकालती है जिसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, 48 पोजीशन पे आ गया 100 से 102nd स्पॉट से। जो संस्था इस रिपोर्ट को निकालती है उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो इसके बारे में रिपोर्ट करना 2-3 इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हाईलाइट किया है, इतना ही रेलिवेंट एग्जाम के लिए, और कुछ पूछेगा नहीं। तो सिक्योरिटी में पहला टॉपिक है एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल। ये देखिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डायरेक्टली स्किप करेंगे। इस आर्टिकल में लेकिन एक बात है, यूएन क्लॉज के बारे में जानकारी दी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये आपको रीड करना है, यूएन क्लॉज के ऊपर स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली। इसके अंदर 2-3 जानकारी का बात है कि पहले पायरेसी को रिकॉग्नाइज करता है यूएन क्लॉज हैविंग यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, माने किसी भी कंट्री में अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको एक प्रॉब्लम के लिए ट्रीट किया जाएगा। यूएन क्लॉज वाज ओपन कब यूएन क्लॉज साइन हुआ था, एक सिग्नेचर के लिए साइन हुआ था 1982 में मोंटेगो बे जमाइका में। यूएन क्लॉज बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है ओशियंस को और उनके यूज ऑफ रिसोर्सेज पे। यूएन क्लॉज जो है गवर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ ओपन स्पेस इंक्लूडिंग डिलिमिटेशन, environmental control, marine scientific research, economic and commercial activities, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेटलमेंट ऑफ ओशन रिलेटेड डिस्प्यूट। ये सारा मैटर जो है यूएन क्लॉज के अंदर रिजॉल्व होता है। फिर इसको ऐसे इंसिडेंट को डील करने के लिए, पायरेसी के इंसिडेंट को डील करने के लिए हाई सीज पे यूएन क्लॉज के जो मेंबर स्टेट्स है उनको पायरेट शिप को जो है सीज करने का पावर दिया गया है। माने पायरेट शिप, एयरक्राफ्ट वेसल कोई भी अगर ऐसा इशू कर रहा है तो उनको सीज करने का पावर दिया गया है और पायरेट्स को कैप्चर करने का पावर दिया गया है अंडर यूएन क्लॉज। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए इतनी से बात में आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूरा बन सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ देखिए लोन वुल्फ टेररिज्म। लोन वुल्फ टेररिज्म के बारे में सबसे पहले जानना ये होता क्या है। ठीक है, लोन वुल्फ टेररिज्म एक तरह का वायलेंट टेरर अटैक्स है जो एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल्स करते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल्स का काम है, ये वो कोई भी हो सकता है, आपके बगल में बैठा हुआ पड़ोसी, 10 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी, दूसरे देश का आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जो किसी भी कंटेंट से रेडिकलाइज हो गया है, उसमें बिलीफ बन गया है, उस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो एक्शन ले रहा है और टेररिज्म फैला रहा है। दिस कॉल्ड लोन वुल्फ टेररिज्म। स्टेप्स टेकन, क्या क्या लिया इंडियन गवर्नमेंट ने लोन वुल्फ टेररिज्म से फाइट करने के लिए। पहला है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये मास्टर एक्ट है कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी डील करने के लिए। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक संस्था है, भारत की संस्था है जो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है कंट्री के अंदर। फिर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो भी टेरर एक्टिविटी है उसको हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक डाउन करते हैं और इंडिया का टेरर काउंटर टेरर कैपेबिलिटी को इनहांस करते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन एंड साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है वो भी इस चीज को डील करता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैंडेट के अकॉर्डिंग न्यू काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम करता है, जिससे लोगों को डी रेडिकलाइज किया जाता है बेसिकली। ये सब कुछ स्कीम्स है, अवेयरनेस, इसके बारे में क्यों जाना जरूरी है, बिकॉज देखिए इंटरनल सिक्योरिटी बड़ा प्रॉब्लम है और रेडिकलाइजेशन लोन टेररिज्म जो है सब रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म का एक पार्ट है। इसके बारे में हो सकता है प्रोड्यूस में डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, बट आपको ये अवेयरनेस रहेगा तो कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर कोई संस्था के बारे में या कोई इनिशिएटिव के बारे में गवर्नमेंट का आपसे पूछा जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए न्यूज इन शॉर्ट्स आ रहा है। न्यूज इन शॉर्ट्स के अंदर कुछ कुछ बहुत ही रिलेवेंट बात है। पहला अग्नि 5। अग्नि 5 आपको पता होगा इंडिया का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पे देखिए बैलिस्टिक मिसाइल लिखा है। मिसाइल्स को पढ़ने के कुछ टेक्निक होते हैं। पहले इसे अग्नि 5 है तो देखिए इसमें क्या क्या बात लिखा आप समझ जाओगे। न्यूक्लियर कैपेबल है, तब से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल है, बिल्कुल है। फिर ये एडवांस है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस है, देखिए मीडियम ऑफ मिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिसाइल कहां से कहां तक चलता है, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू सरफेस, ये आपको बेसिकली अवेयरनेस होना चाहिए कि सर मीडियम क्या है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल दो टाइप का होता है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, कोई मिसाइल का बात कर रहा है तो बैलिस्टिक क्रूज है। तो देखिए इंडिजियसली डेवलप किया गया अग्नि को डीआरडीओ द्वारा अंडर किस प्रोग्राम के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंदर 5 मिसाइल्स है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो अग्नि आप समझ गए। अब अग्नि 1 2 3 और 5 में क्या डिफरेंस है, ये एक मैप के माध्यम से बहुत अच्छा दिया हुआ है इस आर्टिकल में, तो उसको आप देख सकते हो। ये वाला देखिए, ये इसका रेंज दिया हुआ है, ये इंडिया है, इंडिया का अगर सर्कल बनाए तो उसको रेंज मिलेगा, इंडिया सेंटर मान लेते हैं तो ये रेंज हो गया अग्नि 1 का। उसी तरह अग्नि 2, अग्नि 3, सबका रेंज दिया हुआ है। आप देख सकते हो पीछे वर्ल्ड मैप दिया है कि वर्ल्ड किस कोने तक पहुंच सकता है, आप देख सकते हैं। ये सारे मिसाइल का शेप भी दिया गया, आप जहां चाहो देख सकते हो। इट्स फॉर योर रेफरेंस, एक विजुअलाइजेशन अच्छा मिलता है अपने को, देख के याद ज्यादा रहता है, इसलिए ये इमेज देखना आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। उसके बाद देखिए इस आर्टिकल में और जानकारी का क्या बात किया है, अग्नि 5 के बारे में रेंज दिया उसका 3500 किलोमीटर,
ये बताया कि के 4 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायल कंप्लीट करने के लिए, ये जानकारी दिया है। फिर अपने को दिया है नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उनके बारे में जानकारी दी। उसके अंदर दो काउंसिल होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, एग्जीक्यूटिव में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करते हैं। फिर एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का जानकारी दिया है। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बेसिकली ट्राई सर्विस है जो मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है स्ट्रेटेजिक एसेट्स को कंट्री का, ये जानकारी होना चाहिए। फिर एडिशनली यहाँ पे एक आइलैंड का नाम लिया गया कोस्ट ऑफ ओडिशा के पास, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, क्योंकि ये भी प्रीलिम्स में पास्ट में पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज इट इन दिस आर्टिकल। नाउ मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा? ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में फ्लो करता है और मॉस्को रिवर जो रशिया में फ्लो करता है, उनके नाम पे ब्रह्मोस नाम पड़ा। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली क्या किया, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वर्जन जो ब्रह्मोस मिसाइल का है, जिसमें एयर से लॉन्च किया गया उसको, वो मिसाइल का टेस्टिंग किया। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो कहीं से भी लॉन्च हो सकता है, लैंड, एयर, सी, अंडर वाटर, तो इसलिए इसको यूनिक बनाता है। ये जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया के बीच में। इसके अंदर ऑब्लिगेशन था इंडिया के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंदर कि वो रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर सकता। बट आफ्टर इंडिया का एंट्री हो गया एमटीसीआर के अंदर, इंडिया ने डिसाइड किया उसका रेंज को एक्सटेंड करने के लिए 450 किलोमीटर के लिए, फिर बाद में 600 किलोमीटर करने के लिए। तो ये आपको ब्रह्मोस के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, एक वागीर है। अब इंडिया क्या स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहा अंदर प्रोजेक्ट 75, ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। प्रोजेक्ट 75 क्या है, अचानक से पूछ देगा। ये मजगांव डॉक बना रहा है, इंडिजियसली डेवलप करा रहा है, फ्रांस के संग कोलैबोरेट करके हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, वी आर मेकिंग इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस, ठीक है। अदर 5 जो सबमरीन है इसी क्लास के, वो कौन कौन से? कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागशी। आपको बाछारा का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये सबमरीन जो है इनके अंदर कैपेबिलिटी है ऑपरेटिंग करने का वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट में। नेवल कॉम्बैट के जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं उनमें ऑपरेट करने का सक्षम है, जैसे कि एंटी वारशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और नेवल माइन लेइंग। ये आपको प्रीलिम में डायरेक्टली पूछेगा नहीं, बट ऐसा अवेयरनेस होने पे आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। फिर सबमरीन का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है? सबमर्सिबल शिप, बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, एक ये जानकारी हो गया। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, ये एक सेकंड हो गया। थर्ड है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, इनके बारे में कुछ रेलिवेंट बात है, ये हाईलाइट कर दिया, आप लोग डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। देखिए सबमरीन के बारे में क्वेश्चन आना एक क्वेश्चन बन सकता है, अब वो कौन सा बना है किसी को नहीं पता, पर ये सब जानकारी उसमें रेलिवेंट बनती है, इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब एक अर्नाला बोल के इंडिया ने फर्स्ट ऐसा 8 इंडिजिनली बिल्ट एंटी सबमरीन वारवेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एक गैजेट बनाया है, इसका फर्स्ट उसका नाम है अर्नाला। ऐसा 8 हम लोग बनाने वाले हैं एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, इसमें हम लोग 8 बनाने वाले। पहला है अर्नाला जो रिसेंटली लॉन्च किया गया, ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आईएनएस मुर्मुगांव क्या है, बेसिकली वारशिप है, इंडिया का सेकंड वारशिप है, जो 15B क्लास का है, ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसका स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बेसिकली समझ लो कोई दूसरा देश हमें मिसाइल लॉन्च किया तो इस वारशिप के तहत हम लोग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टिल्थली, विदाउट लेटिंग नो द अपोजिशंस कि हम लोग कहाँ पे है। ये सरफेस टू सरफेस काम करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए भी काम करता है। मिसाइल्स के अंदर मॉडर्न सर्वेलेंस रडार भी है जो टारगेट को एकदम ट्रैक कर सकता है, वेपन सिस्टम के पास टारगेट का वेपन सिस्टम वहां तक डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। इट कैन फाइट न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वारफेयर कंडीशन, माने ये एक्सट्रीम वारफेयर कंडीशन है। आप सोचिए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वारफेयर कंडीशन काफी हेजर्डस होता है, इसमें भी ये काम कर सकता है बहुत ही एफिशिएंटली। उसके बाद देखिए मरीन कमांडोज, मार्कोस, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा मार्कोस। बेसिकली ये कौन होता है? स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली ट्रेंड होते हैं जिनका कॉम्पिटेंस जो है तीनों मीडियम में है, सी, एयर और लैंड। ये बहुत ही माने वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड पर्सन होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में निकल सकते हैं सॉल्व करके चीजों को। ये यहाँ पे वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो उस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल इंपॉर्टेंट बना था, तो ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई पूछे मार्कोस क्या, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इनका कुछ अचीवमेंट्स है, ये जानकारी के लिए जान सकते हो, पर एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा नहीं। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं जो 2-2 3-3 घंटे के बीच में होते हैं, उनका न्यूज में आना तो एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि पहला है कजिंद। कजिंद क्या है? कजाकिस्तान और इंडिया, देखिए आप नाम से पता कर सकते हो। कजिंद माने काज और इंड, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होने वाले को कजिंद बोलते हैं। इसको पहले एक्सरसाइज प्रबल बुलाया था, प्रबल दोस्तिक, अब उसको रीनेम कर दिया गया कजिंद की तरफ। फिर देखिए सूर्य किरण नेपाल के संग होता है, सूर्य किरण नेपाल के संग होते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है नेपाल। फिर अग्नि वॉरियर बेसिकली बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में, ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर देखिए इंडिया क्या है, इंडियन ओशन रीजन में लाई करता है, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करता है कंट्री के संग इंडियन ओशन रीजन के, तो उनको कॉमनली कॉर्पेट बोलते हैं। तो फिर वो जिस कंट्री के संग कर रहे हो उसके संग का नाम उसमें जुड़ जाता है। ये इंडोनेशिया नेवी के संग रिसेंटली इंडिया ने किया था, तो उसके बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट बना था। फिर एग्जाम के लिए सिक्योरिटी के टर्म में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस। अब हरियाणा पुलिस ऐसा पहला पुलिस बना, इसको फर्स्ट रैंक मिला इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीटीएनएस। इसका देखिए इसको मिशन मोड प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने का बात था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत, इसमें हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया।
इट इज एम टू क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये जो नेटवर्क है क्या करना चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम बनना चाहता है। इसको 99% पुलिस स्टेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया जा चुका है। 100% एफआईआर अभी जो है सीसीटीएनएस पे डायरेक्टली रजिस्टर होते हैं। इसको किसने अप्रूव किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 2009 में। देखिए ये जानकारी आपको बेसिकली इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो येलो में है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला आर्टिकल है सीओपी 15 के बारे में। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग सीबीडी कहते हैं। ये रियो समिट जब हुआ था उसमें 3 एग्रीमेंट हम लोगों ने निकाले थे। यूएनएफसीसी एक ये फ्रेमवर्क था, एक था यूएनसीबीडी, एक था यूएनसीसीडी। ये 3 बहुत ही प्रायोरिटी वाले एग्रीमेंट थे जो मैक्सिमम कंट्रीज ने साथ की साइन किया था। ये यहाँ लिखा हुआ है रियो अर्थ समिट के बारे में। तो उसी में ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है, सीबीडी। तो आपको पहला ये पता होना चाहिए सीओपी 50 ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ दिया हुआ है। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, गवर्निंग बॉडी होता है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है 196 कंट्री के साथ। ये हो गया प्राइमरी जानकारी, इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फिर उसके बाद देखिए इसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स का जानकारी दिया है सीबीडी का। उसमें कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, एंड फिर नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल इन लायबिलिटी एंड रिड्रेस ऑन कार्टेगेना प्रोटोकॉल इन बायोसेफ्टी। मेनली बायोसेफ्टी पे ज्यादा फोकस्ड है। बायोडाइवर्सिटी के देखिए जो भी बायोडाइवर्सिटी आपके कंट्री में मिलता है उसको अगर आप रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो तो उसका बेनिफिट वहां की कम्युनिटी को मिले, ये प्राइमरी फंडामेंटल फिलोसॉफी है जिसके अंदर ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड, जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनको सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनका एग्जिस्टेंस खत्म ना हो जाए। ये भी एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर एक फिलोसॉफी है। ये 2 फिलोसॉफी आपको ध्यान रखना है। कभी भी इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इस फिलोसॉफी से आप एलिमिनेट कर पाओगे, इसलिए मैंने बताया। नाउ इसमें इस आर्टिकल में और जानकारी लाइक बात क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव सीओपी 15 का क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ बात हाईलाइट किया है। ऐसे पूरा आर्टिकल में जो रिलेवेंट पार्ट हाईलाइट किया है येलो में वो डेफिनेटली आपको रीड करना है। जस्ट मैं इंपॉर्टेंट बात को गो थ्रू भी कर दे रहा हूँ वीडियो में, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और नॉलेज भी बन जाए। एक है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिस्टोर इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्ट इंडिजिनस राइट। ये मैंने पहले बता दिया, वही फिलोसॉफी की लाइन पे आप देखोगे ना सब वो 2 फिलोसॉफी के इर्द गिर्द ही रहेगा सारा फंडा। ठीक है, हाँ देखिए स्पेशल ट्रस्ट फंड है, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, कहीं पूछ दिया तो। फिर उसके बाद इस आर्टिकल में रिलेवेंट कुछ जानकारी लेने का नहीं है। तो उसके बाद वाले आर्टिकल में आते हैं वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स, अब देखिए यूएन का जो एक डिकेड 2021 से लेके 2030 तक को हम लोग ने वर्ल्ड डिकेड ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बोल दिया यूएन ने। ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड मान लिया हम लोगों ने। उसके संबंध में कुछ जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डेफिनेटली बन सकता है। कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसके बाद 10 इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स, ऐसे 10 इनॉग्रल हम लोग ने लोकेशन फाइंड किया जिसको हम लोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह आगे फॉरवर्ड करेंगे अंडर दिस प्रोग्राम। उनमें सबके नाम दिए हैं, देखिए वो नाम को मैंने हाईलाइट किया है, उनके रिलेवेंट कुछ सिग्निफिकेंट बात है। अब क्या प्रीलिम्स में खास बात यह है ना, इनमें से कोई भी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव, 1 या 2 या 3 फ्लैगशिप इनिशिएटिव देके आपको मैच द कॉलम टाइप भी पूछ सकता है, मैच द कॉलम स्टाइल में पूछ सकता है, या फिर सिंपली आपको बोल देगा कितना करेक्ट है, नंबर ऑफ करेक्ट्स, वो भी एक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर किसी एक इनिशिएटिव के बारे में बोल के आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कौन सा सही है। तो ये टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, इसलिए इसके बारे में 10 के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप मुझसे इनमें से भी इंपॉर्टेंट पूछोगे तो नमामि गंगे, ग्रेट ग्रीन वॉल, अबू धाबी मैरीन रिस्टोरेशन, एंड देन स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर एंड दिस बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट क्या है, जो सीबीडी का हम लोग बात कर रहे थे, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आईओसीएन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हम लोग रेड लिस्ट पिंक लिस्ट पढ़ते हैं स्पीशीज कंजर्वेशन के ऊपर, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया, इसका नाम है फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। ये क्या कर रहा है, जितने भी इकोसिस्टम में स्पीशीज है और इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम है, उन टाइप ऑफ इकोसिस्टम जैसे कोस्ट है, कोस्टल कम्युनिटी, मैंग्रोव्स, डेजर्ट, इन पे कितना दबाव पड़ रहा है, इसलिए बैरोमेट्रिक नाम दिया है। इन पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस से कितना दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर जानकारी दिया गया। तो ये रिपोर्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। बॉन्ड चैलेंज जो है, जिसमें हम लोग बात, जर्मनी की द्वारा प्रमोट किया वाला बॉन्ड चैलेंज, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को रिस्टोर कैसे करेंगे, उसके अंदर हम लोग रिस्टोरेशन बैरोमीटर इंट्रोड्यूस किए थे। ये आपका अवेयरनेस होना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फिर रिपोर्ट, अबाउट द रिपोर्ट में आपको ये लाइन पता होना चाहिए। एंड देन देखिए बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है
टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग ऑन रिस्टोरेशन। अब जो रिस्टोरेशन वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पता करेंगे दुनिया में क्या चल रहा है? तो हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस पर डिस्कस कर सकते हैं, इस पे मैनेज कर सकते हैं, इस पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें किस किस इनिशिएटिव का पार्ट इंक्लूड किया गया है? बॉन्ड चैलेंज, 30/30 टारगेट, बाय ये फिर पेरिस एग्रीमेंट, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट और 1 ट्रिलियन ट्रीज। ये सारे इनिशिएटिव को इसमें मॉनिटर किया जा सकता है। अभी 22 कंट्रीज जो है इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में उनको रिफ्लेक्ट किया गया उनके डेटा को, और इक्वेडर, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका डेटा फाइनलाइज हो रहा है। ये भी जल्दी विजुअलाइज आप कर पाओगे। ये इस करंट अफेयर्स की जानकारी था। ये इंपॉर्टेंट पूरा है, देखिए इसकी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया बिकॉज ये रिपोर्ट में कुछ सिग्निफिकेंस बात है। और आपको पता जब से फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इसी प्रीलिम से सिलेक्शन होने लगा है, तब से इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ गया। तो देखिए रेड लिस्ट क्या होता है? आईयूसीएन का रेड लिस्ट होता है, इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में जानकारी मिलती है हमें, उसके संबंधित ये आर्टिकल है। तो देखिए ये पहले आप पढ़ लीजिए रेड लिस्ट का कैटेगरीज क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। वैसे स्टैटिक का पार्ट है, अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक बार रीड कर लीजिए, फ्लो डायग्राम से आप समझ जाएंगे क्या लॉजिक है। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो अफेक्टेड हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दी है, जैसे डुगोंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डुगोंग के बारे में कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओवरऑल ये वल्नरेबल कैटेगरी में पड़ता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का जो है उसके अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। फिर साइट्स 1 जो है उसके अंदर भी अपेंडिक्स 1 का आता है, माने हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है डुगोंग। डुगोंग इंडिया में कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। उसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। इसका कंजर्वेशन मेजर जो लिया वो आपको नहीं पता तो भी चलेगा, बट इसके बाद में यहाँ तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बना है डुगोंग इन पार्क बे, ये आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। देखिए ये पिलर कोरल है और एबेलॉन है, इसके बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। डुगोंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद कुछ न्यू थ्रेटेड स्पीशीज है जिसको इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है, उनका नाम दिया गया, उनका नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग, ये इंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये भी वल्नरेबल, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम, इसका स्टेटस और ये मेनली कहाँ फाउंड होता है, ये आपको एटलीस्ट हर एक स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसका कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो बहुत कम है। अगर आपके जीवन में ऐसे पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे कॉन्सेप्ट बचे हुए तो इसको स्किप कर सकते हो। अगर वो भी आपने पढ़ लिया, आपके टाइम है, तो इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस पे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा इसी से आप पास हो जाओगे, बट एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आपका बाकी पार्ट कवर हो गया है तो। फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे एक आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एक रिपोर्ट होता है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। देखिए रिलीज बाय, ठीक है, एंड बीएमजेड फाइनेंस्ड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ईएलडी इनिशिएटिव विद सपोर्ट फ्रॉम विविड इकोनॉमिक्स। नहीं पता, खाली यूनेप पता तो काम हो जाएगा आपका, बाकी आपको एलिमिनेशन से मिल जाएगा। ये जानकारी फर्स्ट होना चाहिए। फिर देखिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक अप्रोच होता है, उसके बारे में जानकारी दिया, पर ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। ये आर्टिकल थोड़ा सा रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये इंडिया गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग कुछ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी को इंडिया में इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंदर ये स्कीम आता है। इसमें सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्रोजेक्ट को प्लग एंड प्ले मॉडल में डेवलप करेंगे। और इसके बाद एडिशनल जानकारी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक सोलर पावर पार्क डेवलपर ये कौन होते हैं? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं इस इनिशिएटिव के, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस हम लोग का सोलर और रिन्यूएबल भी काफी फोकस है, इसलिए उसमें संबंधित कुछ बड़ा मेजर स्कीम आता है, उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए अदर इनिशिएटिव और सोलर एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो हम लोग सिलिकॉन मॉड्यूल्स को इंडिया में डेवलप करने के लिए, पीवी मॉड्यूल्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, बिकॉज अब हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। फिर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम, पीएम कुसुम है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नेशनल सोलर मिशन, अपना इंडिया का जो 8 फोल्ड स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर नेशनल सोलर मिशन भी आता है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए ये सोलर इनिशिएटिव के बारे में जानकारी अगर आपको है, मान लीजिए, और आप इसको, आपको लगता है प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मेंस में, एसए में और आपका जनरल स्टडीज में ये डेफिनेटली आप यूज कर पाओगे भयंकर रूप से। तो ये अगर एक समझ लीजिए आप पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बनना चाहिए, पर नहीं भी बनता तो दुख नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ना हो हमेशा यूजफुल रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल क्या देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीएबीएम। बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ग्रुप है, जो साथ में यूरोप के कुछ 30-40-50 कंट्री का ग्रुपिंग है, जो अपने आप में वो लोग अपना मैकेनिज्म, इकोनॉमिक यूनिट बना के रखे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके रखे। तो ईयू के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि जो भी कंट्री, जैसे ये बगल में कंट्री एक्स या कंट्री वाई है, अब इनमें जो है कार्बन इतना यूज होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, इसमें समझ लीजिए इतना यूज होता है और ईयू में इतना यूज होता है। जो डिफरेंस दोनों में है वो उस पर टैक्स लगाया जाएगा।
इसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म। तो ये ईयू का प्रोजेक्ट किया हुआ आइडिया है, आपको बेसिक अवेयरनेस के बारे में होना चाहिए। सप्लाई, ये देखो डायग्रामेटिकली समझाया गया है, सीएबीएम। अगर आपको पढ़ने में समझ में नहीं आए तो ये विजुअली आप भी समझ सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा ये वाला पार्ट। देखिए प्रीलिम्स में डायग्राम नहीं पूछता है, प्रीलिम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और जो पार्ट हाईलाइट किया इसके संबंधित आप उसको डेफिनेटली रीड कीजिए, आपका प्रीलिम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिट फॉर 55 इन 2030, ये वाला क्या होता है, कई बार इससे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोगों को लगता है हेल्थ का इनिशिएटिव है, पर बेसिकली एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है, इसलिए आपको इसके बारे में बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ देखिए बेसिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप बोल के भी ग्रुप होता है जो 2009 में बनना स्टार्ट किया गया था। बेसिकली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जैसे ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये क्या न्यूली, ये लोग अभी समझ लीजिए 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट किया पूरी तरह से। उसके पहले यूरोपियन कंट्रीज पर इंडस्ट्रियलाइज हुआ, फिर रशिया हुआ, जर्मनी हुआ। पर ये जो ये कंट्री जो लेफ्ट हो गए थे, जो कि पहले कॉलोनाइज रह चुके हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, वो थोड़ा लेट 20 सेंचुरी में आके उन इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट किया गया, तो उनका एक ग्रुप बना, उनको बेसिक ग्रुप बोलते हैं। ये भी प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देखिए एक है पेरिस क्लब, एक है बेसिक ग्रुप, ऐसे C4, P5, ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशन में चलता रहता, रनिंग वाला मुद्दा है। इन पे कभी भी एक मैच द कॉलम दे देगा, आपको बोलेंगे बताइए कौन कौन सा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे बेसिक कंट्री से जुड़ा हुआ एक अकॉर्ड का नाम है कोपेनहेगन अकॉर्ड, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। कूलिंग सेक्टर का अर्थ क्या है? अब देखिए दुनिया में एक तरह का गर्मी फैला हुआ है, हीट वेव अपने प्रचंड रूप से देख रहे हैं, तो वर्ल्ड में एक कूलिंग सेक्टर भी होना चाहिए जो ऐसे परिस्थिति में हीट वेव, जो कि एक अपने आप में डिजास्टर और हैजार्ड है, डिजास्टर बन सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर हम लोग कोई एक्टिविटी ऐसा कर रहे हैं जिससे हीट वेव, हीट मार्केट माने दुनिया में बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण हीट वेव की इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, उसको भी कूलिंग सेक्टर बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना। ये इनिशिएटिव हम लोग को अभी वर्क करना है, इस पे हम लोग को वर्कआउट करना है। कूलिंग सेक्टर बेसिकली इंक्लूड करता है एयर कंडीशनर, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। अभी हम लोग 15 सेकंड में एक एसी का डिमांड वर्ल्ड में आ रहा है, ये रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोचिए इस कंडीशन में हम लोग को कूलिंग सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए थोड़ा रिलेवेंट है। हीट वेव क्या होता है देखिए, आपको पता होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको लगा प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बट डेफिनेटली इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अपने कब हीट वेव घोषणा करते हैं। तीन मेथड होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, समझिए नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ का ये 40 डिग्री है, और इससे 5 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हम लोग उसको हीट वेव कैटेगरी में ले आते हैं। तो ये हो गया एक सीवियर हीट वेव कैटेगरी है, वो 6.4 डिग्री डिफरेंस के बाद ही हम लोग मानते हैं। फिर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, मान लीजिए हम लोग खड़े चूरू में, जहाँ पे ऑलरेडी 45 डिग्री ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हीट वेव एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग ऑलरेडी हीट वेव कंडीशन में बोलेंगे। और सीवियर हीट वेव तब होगा जो 47 डिग्री से ऊपर जाएगा। तो ये आपको 3 टाइप का क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर हम हीट वेव अनाउंस करते हैं, इसके बारे में आपको डेफिनेटली अवेयरनेस होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके आते हैं इंडिया कूलिंग स्ट्रेटेजी। इंडिया का कूलिंग स्ट्रेटेजी क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया एक्शन प्लान क्या है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, इसका मतलब इंडिया एक तरह का पायनियर इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग कूलिंग एक्शन प्लान पे काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट बोल दिया तो रॉन्ग है, वो वन ऑफ द फर्स्ट, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल ये है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2022 रिपोर्ट। अब देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक संस्था है जो काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली पार्लियामेंट्री लॉ के तहत बनाई गई है। इसके अंदर क्या है, एक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया, क्या जारी है कि जो रिवर है अब वो पॉल्यूटेड हो गया, उसका फैलाव कहां तक है, उसको रिस्टोर किया जाए, जितना भी रिवर पॉल्यूटेड हो गया बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए फॉर बेटर यूज। इस पे ये रिपोर्ट आया था, इसके संबंधित कुछ जानकारी बात है जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हो। पहला तो रिपोर्ट किसका, सीपीसीबी का। फिर सीपीसीबी क्या होती है, देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, प्लस को पावर्स दिया गया एयर एक्ट के अंदर। फिर सीपीसीबी नेटवर्क मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी को एट 4844 लोकेशन इन 28 स्टेट एंड 7 यूटी। सोचिए कितना बड़ा संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इसी आर्टिकल में अगला जानकारी बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का होता है बेसिकली ऐसा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम करता है पानी में रहने वाला एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक, माने ऑक्सीजन है, एरोबिक माने ऑक्सीजन है, एनारोबिक माने ऑक्सीजन नहीं है, अंडर एरोबिक कंडीशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड बीओडी। ये डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन पढ़ के आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा विजुअलाइज कर सकते हो बीओडी क्या होता है। तो उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही बीओडी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बिकॉज उतना ही हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा बैक्टीरिया, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया को चाहिए, उतना ही एनर्जी चाहिएगा, इसलिए उतना ऑक्सीजन चाहिएगा। तो ग्रेटर बीओडी का मतलब क्या है कि लोअर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर बीओडी किसी पानी का बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब उसका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, जो वहां पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिकम्पोज करे, नहीं कर पा रहेगा, इसी कारण से वहां पे बीओडी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, माने डिमांड है पानी के अंदर अभी, ठीक है।
फिर क्रिटिकल पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस को डिफाइन करने के लिए। बीओडी का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ गया तो उसको पॉल्यूटेड बोल सकते हैं अपने। अगर ऐसा सिंगल लोकेशन पे हुआ तो उसको पॉल्यूटेड लोकेशन बोलेंगे। ऐसा 2 से 3 पॉल्यूटेड लोकेशन अगर आसपास में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। और फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया तो वो पानी आउटडोर के लिए नहाने के लिए सुटेबल है। ये एडिशनल जानकारी है, ये आपको शायद एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर आ सकता है, पर ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आप अंडरस्टैंड। देखिए न्यूज इन शॉर्ट स्टार्ट है। अब न्यूज इन शॉर्ट वाला जो पार्ट होता है आप सब जानते हो कि मेनली प्रीलिम फोकस्ड ही होता है, तो उसमें अधिकतर जानकारी अपने को प्रीलिम संबंधित मिलेगी। पहला क्या है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस पे निकाला, ब्लैक सॉइल पे निकाला है। ब्लैक सॉइल का स्टेटस वर्ल्ड में क्या है उस पर जानकारी दिया गया है। इसमें रिलेवेंट बात हाईलाइट कर दिया गया है। ब्लैक सॉइल में बेसिकली आपको पता होगा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर किस वजह से होता है वो रीजन दिया गया है, ओरिजिनेट करता है डाइंग रूट्स की वजह से, इसलिए उसका प्रोसेस को भी मेलानाइजेशन भी बोलते हैं। ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कभी बोल दिया मेलानाइजेशन क्या है तो आपको इससे पता चल जाएगा। फिर ब्लैक सॉइल कहाँ स्प्रेड है उसका जानकारी दिया है। ये 3 बात आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड है 2022 का। इसमें बताया, ये किसने रिलीज किया, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस नोवा एक संस्था है जो एनुअली इस रिपोर्ट को 2006 से रिलीज कर रही है। पीयर रिव्यूड रिपोर्ट है, अप टू डेट इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन आर्कटिक रीजन का। अब आर्कटिक कितना इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबली आपको पता है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, प्लस वहां पे अलग अलग वेदर इवेंट्स भी होते हैं, जिससे अपने को अर्थ का क्लाइमेट चेंज और करंट स्टेटस का भी पता चलता है। इसलिए आर्कटिक इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रीजन। आर्कटिक कंटिन्यूस अभी बढ़ते जा रहा है, दुनिया जितना रेट से गर्म हो रहा है उससे डबल रेट से आर्कटिक गर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये प्रोसेस को बोलते हैं। अगर आप कभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उसके बारे में। आर्कटिक का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रीलिम्स के लिए मेंस में है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। फिर इंडिया का आर्कटिक में क्या प्रेजेंस है उसके बारे में जानकारी दिया है। इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी है, इंडिया ऑब्जर्वर आर्कटिक काउंसिल में। फिर अगर पूछेगा इंडिया का मिशन आर्कटिक में क्या, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स में पूछे आने वाली बात है। फिर आता है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। अब यूनाइटेड समिट है, यूनाइटेड नेशन है सॉरी, उसका एक ग्राउंड वाटर पे वाटर समिट हुआ था, उसके बारे में जानकारी है। अब ये आपको ये नहीं पूछेगा इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। पर ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, यूएन वाटर, यूनेस्को, आईजीआरएसी, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर यूएन वाटर संस्था के बारे में जो बताया गया है, आईजीआरएसी के बारे में जो बताया गया है, ये एनीवेज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए राइट टू रिपेयर एक पोर्टल बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर अभी पीयूष गोयल जी है। ये पोर्टल में बताया गया कि मैन्युफैक्चरर वुड शेयर मैनुअल प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ कस्टमर। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कि आप समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमको कंपनी से ही बार बार रिपेयर करना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी का मेरे यहाँ प्रेजेंस नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया तो हम सफर करें, नहीं। तो कंपनी को अपने आप से ऐसा मैनुअल या मेथड निकालना चाहिए, या तो कॉमन आदमी खुद से उसको रिपेयर कर सके, या फिर उसके बगल में कोई मैकेनिक है उसको रिपेयर कर सके, उसको कंपनी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तभी वो प्रोडक्ट का एक तरह से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प होगा, प्रोडक्ट का रीच भी बढ़ेगा, लोग खरीदना भी चाहेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे ना भाई, इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, बिकॉज कुछ इशू हुआ तो हम लोग उसको ठीक करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को राइट टू रिपेयर पोर्टल को इन इस तरह प्रमोट किया जा रहा है, दिस इज द आइडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, बेसिकली कंज्यूमर राइट को और इनहेंस करने के लिए। अब अगला रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, आईईए। ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानकारी दिया कि 90% जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे अगले 5 साल में, और इंडिया में सबसे ज्यादा ये डेवलपमेंट देखा जाएगा। इंडिया संबंधित जानकारी दिया गया है, तो आप ये डिटेल पढ़ सकते हो, पर मेन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। अब दूसरा एक जानकारी ये है सिंधुजा। सिंधुजा क्या है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, किसने बनाया ये, आईआईटी मद्रास के लोगों ने बनाया है, रिसर्चर ने बनाया है। ये कंसिस्ट करता है फ्लोटिंग बॉय, एक तरह का बॉल, फ्लोटिंग स्पार एंड एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल। इसका कंटेंट के बारे में जानकारी दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका यूज क्या है वो समझाया गया है, तो आप हल्का सा यूज पढ़ सकते हो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिंधुजा वन क्या आपको समझ में आना चाहिए, एक डिवाइस है, एक कन्वर्टर है, एनर्जी कन्वर्टर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल है स्पॉन्ज ब्लीचिंग के बारे में। स्पॉन्ज भी एक स्पीशीज होता है जो रीफ्स है, बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड फाउंड होते हैं। इनका कुछ की फीचर है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। मेनली न्यूजीलैंड में देखे जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी लार्जेस्ट एवर स्पॉन्ज का ब्लीचिंग इवेंट देखा गया। जैसे कोरल ब्लीचिंग होता है ना, वैसे स्पॉन्ज का भी ब्लीचिंग होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। रेन बैबलर एक तरह का बर्ड होता है, इसको इस सिंगिंग बर्ड तरह से बोलते हैं अपने, एक तरह से मान लीजिए। ये क्या है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में मेनली फाउंड होता है। लीसू कम्युनिटी के ऊपर इनका नाम रखा गया है उस स्टेट का। अब रेड बैबलर जो होते हैं स्मॉल एशियन बर्ड्स होते हैं, इनके बारे में क्या ग्रेड, इनका कुछ एग्जांपल दिया गया जान सकते हो, इनका साइज दिया गया जान सकते हो। मेनली सदर्न एशिया में चीफली मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ओल्डेस्ट नोन डीएनए जो है अपने को परमाफ्रॉस्ट में मिला, किसके परमाफ्रॉस्ट में, ग्रीनलैंड के ओल्डेस्ट फ्रैगमेंट डीएनए अपने को मिला। अपने को ये पता चला इससे कि आर्कटिक रीजन में भी जो माहौल है पहले एकदम जैसे नॉर्मल माहौल बाकी लैटिट्यूड में है,
वैसा माहौल आर्कटिक में भी कभी हुआ करता था, वहां भी गर्म हुआ करता था, वहां बर्फ का चादर नहीं था, पहले वहां भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते थे, उसमें से हमें डीएनए मिला है। पैलेंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि एविडेंस ऑफ लस्ट फॉरेस्ट होम टू बियर्स बेवर्स एंड कैमल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में अपने को मिलता है। ये जानकारी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? बॉम्ब साइक्लोन बेसिकली एक तरह का एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस प्रोसेस है, एक मेट्रोलॉजिकल फेनोमेन है जिसमें क्या है, लो प्रेशर सिस्टम जहां एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए वहां पे सडनली टेम्परेचर इतना ड्रॉप, प्रेशर इतना ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब लो प्रेशर में भी लो प्रेशर फील हो जा रहा है, ऐसा स्थिति है, तो वहां पे विंड बहुत ही फास्ट रूप से ब्लो करने लगता है और ऐसा लगता है कि विंड उड़ा के ले जाएगा किसी को, इसलिए उसको बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। अब साइक्लोन मंडूस यूएई के द्वारा नाम दिया हुआ इंडियन ओशन रीजन में आया हुआ एक साइक्लोन है जिसकी वजह से भारी रेनफॉल देखने मिला। तो मंदोस, साइक्लोन मंदोस ने नाम किसने दिया? यूएई ने दिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। फिर सेकंड, साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्या कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। फिर कलश बांदुरी प्रोजेक्ट, कलश बांदुरी प्रोजेक्ट एक तरह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कैनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये डाइवर्ट करेगा वाटर को, टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादेवी रिवर, जो दो ट्रिब्यूटरी का नाम भी दिया हुआ कलसा एंड बंदुरी, वहां से डाइवर्ट करेगा मलप्रभा रिवर की तरफ। बेसिकली एक तरह का जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उसी उसी लाइंस पे मान के रखिए आप, वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या करना है, फैसिलिटेट करना है ड्रिंकिंग वाटर को, इसको नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में, जहाँ पे ड्रॉट बहुत ही कॉमन है, जैसे धारवाड़ रीजन नॉर्दर्न कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे काफी सूखा पड़ता है, मिनरल्स भी काफी मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है, तो इसमें आप सबको पहले जानना है कि अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किस चिड़िया का नाम है, ये सबको अवेयरनेस होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ रीड करना है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है प्लाज्मा स्टेट में काम करता है, प्लाज्मा स्टेट ना कि सॉलिड, ना कि लिक्विड, ना कि गैस, वो अलग ही स्टेट होता है प्लाज्मा, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो क्या कंडीशंस है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव किया जा सकता है? मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर, 100 मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर पे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर सकते हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी अपने को मेंटेन करना होता है, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आपको डायग्रामेटिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये वाला डायग्राम देख सकते हो, आपको न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको इस टेबल से पढ़ना आना चाहिए, बिकॉज ये सब एग्जाम में कुछ कुछ पॉइंट उठा के दे देगा आपको आंसर करने के लिए प्रीलिम्स के अंदर। नाउ देखिए, नेक्स्ट बात जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं। पहला, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये। फिर चाइना का ईस्ट टोकामक, चाइना का। तो SS2 टोकामक जो कि पायलट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर इंडिया का। ये 3 इनिशिएटिव रनिंग है। ITER जो है इसमें 35 नेशन इन्वॉल्व है और फ्रांस में बेस्ड है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जियो स्पेशल डेटा क्या होता है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्पेस सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्पेस में हम लोग काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, स्पेस के सराउंडिंग में एक डेब्री पूरा जमा हो गया, एक माहौल बन गया है। प्लस एसैट टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड में 2-4 की कंट्रीज के पास हो गए हैं। इसीलिए स्पेस में करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पीस मेंटेन करने के लिए स्पेस का अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए, ताकि स्पेस प्रोग्राम्स और स्पेस इनिशिएटिव सस्टेनेबल बना रहे। इसके अंतर्गत ये पूरा आर्टिकल दिया गया है, जिसमें हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना प्रीलिम्स के लिए, वो है ये कुछ इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव्स के नाम। कोपस एक संस्था है, यूएन का एक बॉडी है, इसने 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज ओवरसी किए हैं, उन ट्रीटीज का नाम, एक एक लाइन में उनकी जानकारी जब मैथ द कॉलम पूछा जा सकता है। प्लस इंडिया के अंदर क्या इनिशिएटिव है, स्पेस के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेत्र है, स्पेस इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस के लिए एक इनिशिएटिव है, फिर स्पेडेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, पुलिस में इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जेसी बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने ट्रेनर में ये बताया कि प्लांट भी जो होता है वो लाइव और डेथ फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग और प्रेशर एंड पेन के ऊपर रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटिंग देम एज अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और क्रिस्कोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो इन्होंने बताया, इन्वेंट किया, और इसका पर्पस ये था कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति प्लांट कैसा रिएक्ट करता है उसको ऑब्जर्व करना, क्रिस्कोग्राफ को पता होना चाहिए। फिर उन्होंने फिजिक्स में मिलीमीटर वेव, जो कि माइक्रोवेव वेव होता है, उस पर उन्होंने काम किया, मिलीमीटर वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, उसके बारे में लोगों को सिखाया, और स्पार्क ट्रांसमीटर के माध्यम से वर्ल्ड का फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन उन्होंने डेवलप किया। फिर सेकंड, लिटरेचर और बायोलॉजी में उनके काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनका कुछ लेगेसी भी है, वो एक सत्याग्रही साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। इनके बारे में जानकारी हाईलाइटेड है, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स में तो पूछने के चांसेस, इनमें से एक क्वेश्चन का चांसेस पूरा हाई है, नहीं पूछता है तो ये जानकारी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है जेसी बोस के ऊपर, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, एक स्पिन बोल के एक टेक्नोलॉजी है जो इसरो लॉन्च करने वाली है, सोशल अल्फा एक संस्था है, उनके संग कोलैबोरेट करके ये फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, जिसपे इनोवेशन, क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट में लोग ज़्यादा बात करेंगे। फिर सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, स्वाट एक मिशन है नासा का, उसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें लोग
सैटेलाइट के माध्यम से फ्रेश वाटर बॉडीज में ओशन में क्या लेवल है उसका अवेयरनेस लेंगे। 90% और सर्फेस को रफली लोग कवर करेंगे फ्रॉम 78 डिग्री साउथ टू 78 डिग्री नॉर्थ। ए बैंड का रडार ये लोग यूज करेंगे इंफॉर्मोमीटर के माध्यम से, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो दो और मिशन है, परसिवरेंस मिशन जो नासा का मार्स पे मिशन है, और आर्टेमिस मिशन जो लूनर मिशन है नासा का। इनके बारे में कुछ रिलेवेंट जानकारी दिया है, वो आपको हाईलाइट कर दिया है, एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। तो गामा रे बस्ट, अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या है, बाइनरी मर्जर हुआ, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर हुआ जिसमें उन्होंने गामा रे बस्ट को ऑब्जर्व किया। तो गामा रे बस्ट क्या होता है, लॉन्ग रा गामा रे बस्ट क्या होता है, बाइनरी स्टार्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है ग्लास रिपोर्ट, इसमें ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और यूज सर्वेलेंस सिस्टम का रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके बारे में जानकारी दिया है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स दिया है। तो ग्लास क्या होता है वो पता है, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट निकालते ही जानकारी होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, अवेयर क्या होता है, ये चार जानकारी आपको इस आर्टिकल से होना चाहिए। फिर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन निकालता है, डब्ल्यूएचओ, ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए एचआईवी इन्फेक्शन रेट इंडिया में घटा है, ये किसने बताया, नाको, एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, जिसका कैंपेन चलता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसको ये मॉनिटर, उसके लिए नोडल एजेंसी है इंडिया के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के अंडर आता है। तो नाको जो है उसने बताया कि भाई एड्स की संख्या, एचआईवी इन्फेक्शन इंडिया में 46% घट गया है। एट द सेम टाइम एड्स से संबंधित जो मृत्यु लोग हुई है वो भी संख्या 76% घटी है। तो ये प्रीलिम्स में जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्या होता है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एचआईवी वायरस अगर नहीं पता तो यहाँ रीड कर सकते हो, बिकॉज ये एग्जाम के लिए एक स्टेटमेंट डाला जा सकता है, अगर आपको नहीं पता तो कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं होते। देन शी स्टेम बोल के एक इनिशिएटिव है, जो स्वीडन इंडियन नोबेल मेमोरियल वीक के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें जो वुमेन है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम इनॉग्रेट मनाया गया। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। देन डीजी यात्रा इज व्हाट, एक अचीव करना चाहता है कॉन्टेक्टेड सिमलेस पैसेंजर्स का इंटरेक्शन थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑन द एयरपोर्ट्स। अब देखिए आपका यूनिक डिजी यात्रा आईडी आपको दे दिया जाएगा इस पैसेंजर को, तो उसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस आप ट्रैवल कर सकते हो। आप और जितने भी आइडेंटिटी चेक्स हैं आपको कोई आईडी दिखाना नहीं पड़ेगा, आपके फेशियल रिकॉग्निशन से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो 3 एयरपोर्ट पर इसको पायलट किया गया इंडिया में, आने वाले समय में इसको और भी एक्सपेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद स्टे ऑनलाइन कैंपेन, जो एक कैंपेन है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के अंतर्गत लॉन्च किया गया माइटी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर ये डिसाइड हुआ। देन G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया ने फोकस किया 3 प्रायोरिटी एरियाज पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन क्या है, G20 DIA क्या है, ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ प्रोजेक्ट वानी इज गूगल इंडिया जो है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जो है, दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से ये लोग लैंग्वेज सैंपल कलेक्ट करेंगे इंडिया के 773 डिस्ट्रिक्ट से, और फिर एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे जिससे हेल्थ, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में इंक्रीज किया जाएगा। ये होता है प्रोजेक्ट वन, इसके अलावा अवेयरनेस होना चाहिए। तो एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय में बना, यहाँ पे वाइटल सप्लाई जैसे कि ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, वैक्सीन क्विकली और सेफली डिलीवर किया जाएगा थ्रू ड्रोन। टू अफ्रीका पल्स एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मेटा, जो एक पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, वो और भारतीय एयरटेल दोनों ने कोलैबोरेट करके टू अफ्रीका पल्स ये इनिशिएटिव को इंडिया में लाने का प्लान किया है। ये क्या है, बेसिकली वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम है टू अफ्रीका पल्स। बेसिकली सब सिस्टम है सी के नीचे, इससे हम लोग वर्ल्ड को इंटर कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस कनेक्टिविटी बनाते हैं अंडर सी लाइन्स के थ्रू। तो इस कनेक्टिविटी के माध्यम से इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी हम लोग फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड का इंडिया में। कल्चर में पहला आर्टिकल है श्री अरबिंदो के ऊपर। श्री अरबिंदो कौन थे, अरबिंदो घोष आपको पता होगा एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, जो कि 1920 माने जो एक्सट्रीमिस्ट एरा स्टार्ट हुआ 1905 से लेके, इनफैक्ट बिफोर दैट 1903 से लेके 1920 तक उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके संदर्भ में जानकारी है, ऑरोविल के बारे में कुछ जानकारी है, उनके संदर्भ में उनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए एक सच कल्चर का पार्ट नहीं है, पर इन्होंने कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया ऑरोविल के माध्यम से, वो इंपॉर्टेंट है, पर इंडियन हिस्ट्री का भी कुछ कंपोनेंट इसमें दिया गया है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको रीड कर लेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग कुछ होता है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आर्ट एंड कल्चर के अंदर, कई सारे आर्ट एंड कल्चर जुड़े हुए संबंधित चीज़ को जीआई टैग मिलता है। तो उसके उसके बाद जानकारी है, जीआई टैग बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है, जो कि वर्ल्ड में साइन हुआ था कंट्रीज के बीच में। इसके तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है टू टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज
तो उसके बारे में कुछ रेगुलेशंस के बारे में जानकारी जो आपको रीड कर सकते हो। प्लीज से क्वेश्चन बन सकता है, बट नॉट एक्जैक्टली इन आर्ट एंड कल्चर बट इन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। जीआई के ऊपर आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है गमोसा, जो कि गमछा होता है ना, जैसे आसाम में हिंदी में हम लोग गमछा बोलते हैं, वैसे आसाम में गोमसा बोलते हैं, गोमसा। तो उस तरह में आसामी अहोमी भाषा में गोमसा है, ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आपको रीड करना चाहिए। इसी तरह अलग 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 प्रोडक्ट, अलीबाग व्हाइट ऑनियन जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसके बारे में कुछ जानकारी, फिर तंदूर रेड ग्राम जो तेलंगाना में मिलता है उसके बारे में कुछ जानकारी, लद्दाख रक्स्ते कारपो लद्दाख में मिलता है, फिर अटापटी थुआरा जो केरला में मिलता है, उनत उनतुकारा इल्लू उनतुकारा इल्लू जो केरला में मिलता है। देखिए सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात ये है सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी 2-3 दे देगा मैच द कॉलम में और बोलेगा मैच करो, तो आप परेशान हो जाओगे अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको अगर टाइम मिले तो ये पढ़ सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए आइटम क्या है, कैसा आइटम होता है। अगर डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या आइटम है, जैसे आपको पता होना चाहिए कोंडू कोंडू गल्लूर पोट्टू वेलारी एक फ्रूट है, मैच्योर्ड फ्रूट का बात चल रहा है, ठीक है ना। इसका फ्रूट, इसे फ्रूट के लिए उसको काम में लिया जाता है, तो आपको हल्का सेंस बन जाएगा। एग्जाम में आपको इतना एटलीस्ट 1 कीवर्ड तो पता होना ही चाहिए। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखिए यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट होता है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हर कंट्री अपने लेवल में मेंटेन करती है ऐसे साइट्स का जिनको फ्यूचर में यूनेस्को का हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सके, तो उसके बारे में जानकारी है। इंडिया के पास अभी तक इस लिस्ट में 52 साइट है, उनमें वादनगर टाउन जो गुजरात में है वो, सन टेम्पल मोदेरा में जो है उसके एडजस्टिंग मॉन्यूमेंट के साथ, और रॉक कल स्कल्पचर जो उनाकोटी रेंज में पड़ता है, इन तीनों को इस लिस्ट में ऐड किया गया। तीनों के फीचर्स के बारे में जानकारी दिया गया, आपको डेफिनेटली रीड करना चाहिए, इनके बारे में प्लेस से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज भद्राचलम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल। ये दो टेम्पल के बारे में जानकारी दिया गया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट आपको स्कीम का पता होना चाहिए, प्रसाद स्कीम। दिस स्कीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इंडोर टेम्पल का यूनिक फीचर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली रिलेवेंट है। फिर श्रीशैलम टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर सिलेबस का पार्ट होता है, उसके अंदर श्रीशैलम टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता हो तो अच्छा है। नल्लामला हिल्स में पाया जाता है, जोग्राफिकल फैक्ट है इसके बारे में। ओनली टेम्पल है इन इंडिया सिग्निफिकेंट टू बोथ शैविज्म एंड शक्तिज्म, दो तरह का आइडियोलॉजी है, जो दोनों यहाँ पॉपुलर है। फिर ज्योतिर्लिंगर भी यहाँ पे और लॉर्ड शिवा का मिलता है, और यहाँ पे और भी ये सब फैक्चुअल जानकारी है जो आर्ट एंड कल्चर के सबसे रिलेवेंट है। इक्ष्वाकुस जो होते थे वो पैट्रोनाइज करते थे मेनली इस चीज़ को। चालुक्य, काकटिया और विजयनगर एम्पायर भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया इनके डेवलपमेंट में, इसलिए ये रिलेवेंट है। फिर ज्योतिर्लिंग इंडिया में कहाँ कहाँ मेन मेन पाए जाते हैं, वैसे कुछ की ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके बारे में जानकारी इस मैप से आपको मिल जाएगा। फिर पनिनी कौन है? पनिनी ने अष्टध्यायी लिखा था, बेसिकली एक ग्रामर बुक था। एंशियंट हिंदी फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी स्कूल के वन ऑफ द फाउंडर्स थे पनिनी, इसलिए उनके बारे में जानकारी दिया, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। उनकी फिलोसॉफी क्या थी, उन्होंने किस किस लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया, उनके टेक्स्ट क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। उनका स्टैम्प का फोटो है, आप देख सकते हो। फिर एरा मट्टी डिबलू, ये क्या है? विशाखापट्टनम सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड एक रेड सैंड हिल्स है जिसका नाम है एरा मट्टी डिबलू। ये जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2014 के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में रिलेवेंट बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट बन सकता है। फिर संगाई फेस्टिवल, आपको पता होगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, तो फ्लोट करता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का है। फूमित एक बायोमास होता है उसके ऊपर फ्लोट करता है। संगाई एक वहाँ के डियर का नाम है, ब्रो एंड एंटलर डियर जो ओनली मणिपुर में पाए जाते हैं, वो स्टेट एनिमल भी है मणिपुर के। संगाई फेस्टिवल उससे संबंधित है, उनके प्रिजर्वेशन, उनके अचीवमेंट्स को, उनके उस स्पीशी को सेलिब्रेट करता है। बेसिकली एनुअल कल्चर फेस्टिवल जो है मणिपुर का, इसी को बोला जाता है। इसमें लोकल एग्जिबिट्स करते हैं अपने स्किल्स के बारे में, मार्शल आर्ट जो अंगटा जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, तो सगोल कंजेई एक इंडिजिनियस फॉर्म ऑफ पोलो है, वो भी यहाँ पे प्ले किया जाता है इस एग्जीबिशन के दौरान। तो हॉर्नबिल आपको पता होगा, नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल एक बर्ड होता है, बहुत ही पॉपुलर बर्ड है, ट्रॉपिकल बर्ड है। इंडिजिनस वॉरियर ट्राइब ऑफ नागालैंड जो है सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस कंटेक्स्ट में थोड़ा रिलेवेंट है। वीर बाल दिवस बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जो 10th सिख गुरु थे, उनके बेटों को, उनके बेटे जो मार्टिर हो गए थे, उसकी कहानी के ऊपर वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उनकी वीरता के ऊपर मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ये भक्ति सूफी सेंट चैप्टर जो होता है उसके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस गुरु गोविंद सिंह एक सिख गुरु थे, इसलिए उनका रेलिवेंस बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आसाम मूवमेंट हुआ था, आसाम ने शहीद शहीद दिवस मनाया, खड़गेश्वर तालुकदार तो फर्स्ट मार्टर थे आसाम मूवमेंट का, उनके लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का जान सकते हो आप। फिर साहित्य अकादमी क्या है? साहित्य अकादमी संस्था है, साहित्य अकादमी अवार्ड देती है, लिटरेचर ऑनर देती है साहित्यकार लोगों को,
तो 22 लैंग्वेजेस है इंडिया में जो 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें कुछ अवार्ड के कुछ कंटेंट होते हैं, वो इसमें मेंशन किया गया, चाहो तो रीड कर सकते हो। और साहित्य अकेडमी का फंक्शन क्या है? एक ऑटोनॉमस संस्था है जो सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इन इंडिया। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, 6 कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। 6 कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मेजर ध्यानचंद। ये आपको अवेयरनेस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स पे यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर कभी कभी पूछ देता है। जैसे 2021 में पूछ दिया था 2 क्वेश्चन, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यही था। इसी तरह से अभी हम लोग अदर मंथ जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का और हम लोग मैगजीन पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट 6 महीने का मैगजीन इंपॉर्टेंट होता है। अप्रैल और मई इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज 28 मई को एग्जाम होता है, तो अप्रैल तक पेपर बन जाता है। मेन जो कंटेंट अब आपने समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 महीने का कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग कवर कर लेंगे फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन दिस माध्यम ओनली, इन दिस मीडियम ओनली। तो आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, चैनल लाइक कर सब्सक्राइब करें। और डिस्कशन पीडीएफ जो उन्होंने डिस्कस किया उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें, वहां आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।